निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी परिंदे पर चर्चा के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। पहले भाग में हम परिंदे कहानी के परिवेश, उसकी कथा तंतु और बुनावट पर चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम परिंदे कहानी की जो पात्र योजना है और जो उसकी भाषा संरचना है, उस पर अपने आप को केंद्रित करते हुए आपसे चर्चा करेंगे। निर्मल वर्मा की कहानी की यह विशेषता रही है कि वे अपनी कहानी में पात्रों के साथ परिवेश का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए उसे दर्ज करते हुए चलते हैं। परिवेश का सूक्ष्म अवलोकन नई कहानी आंदोलन से पूर्व के दौर में इतना महीन नहीं था, बल्कि नई कहानी आंदोलन से पूर्व प्रगतिशील दौर में कहानी का विन्यास मोटे तौर पर परिस्थितियों की पड़ताल और उन परिस्थितियों में व्यक्ति के संघर्ष को दर्शाया जाता रहा। व्यक्ति की चेतना वैयक्तिक न होकर सामाजिक हुआ करती थी। यथार्थ के प्रति आग्रहशीलता प्रभावी ढंग से हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि नई कहानी आंदोलन में यह सब त्याज्य था, बल्कि यह और भी प्रखरता से नए संदर्भ के साथ आ रहा था। लेकिन निर्मल वर्मा की कहानी में यह यथार्थ परिवेश के सूक्ष्म अवलोकन और उसके चित्रण के साथ आया है, और यह निर्मल वर्मा की अपनी मौलिक विशेषता है। परिंदे कहानी के इस अंश को देखिए, जिसमें परिवेश या प्रकृति किस तरह से पात्रों के साथ हमारे सामने एक सहचर के रूप में सामने आता है। हवा तेज हो चली थी, चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाए जाते थे। ह्यूवर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में आगे बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। गद्य की यह एक अद्भुत लय हमें इस कहानी में दिखलाई देती है। निर्मल वर्मा की कहानी के शिल्प में छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, जैसे वाक्य एक काव्यात्मक लय का आनंद देते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी में काव्यात्मक सौंदर्य का एक और उदाहरण है कि जिसमें कोई सपना पलकों पर सरकता है। इस कहानी के इस अंश को देखिए। ह्यूवर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमूंदी सी खुली रह गई है, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया हो। परिंदे कहानी की प्रमुख पात्र लतिका के जीवन की एक रास्ता, एकाकीपन निरे अभिधात्मक रूप में नहीं आया है, बल्कि वह अपने आसपास के परिवेश के साथ आया है। लतिका का पूरा परिवेश उसके अकेलेपन को और अधिक सघन और अधिक गाढ़ा कर जाता है। परिंदे कहानी के भीतर इस अंश को देखिए। जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों सी तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहां हूं। और लतिका उसे अकेली देखती रहती है। आइए अब हम परिंदे कहानी के पात्रों के थोड़ा और नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। परिंदे कहानी का रूपबंध कुछ सीमित पात्रों के साथ निर्मित हुआ है। इस कहानी में जो भी पात्र आए हैं
निर्मल वर्मा ने उनकी उपस्थिति को इस प्रकार रचा है कि वे सभी पात्र कहानी की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। लतिका इस कहानी की मुख्य पात्र है। कहानी में लतिका की निर्मिति को अगर समझने की कोशिश करें तो हमें कहानी के भीतर उसके होने को देखना होगा। लतिका बचपन में जब भी वह अपने किसी खिलौने को खो दिया करती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करते। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता। इस अंश से लतिका का मनोविज्ञान समझिए। लतिका खोई हुई चीजों को पा लेने और उस पाई हुई चीजों को एक आश्वस्ति के साथ छोड़कर उसे दोबारा ढूंढने के अभिनय से निर्मित हुआ है। जाहिर है, चीजों को पा लेने की उत्कंठा और पा लेने के बाद उसके प्रति विश्वस्त होकर एक उपेक्षा का भाव एक मजबूत होते व्यक्तित्व की निशानी है। परिंदे कहानी के प्रवाह में लतिका के संपूर्ण चरित्र में हमें यह खूबी दिखलाई देती है। परिंदे कहानी में अपनी उपस्थिति को दर्शाने वाला एक पात्र करीमुद्दीन है। करीमुद्दीन लड़कियों के हॉस्टल में नौकर है और वह लतिका की सेवा भी करता है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसलिए उसकी हर हरकत में सेना में होने का अंदाज दिखलाई देता है। वह लतिका के सामने चाय की ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। लतिका झटके से उठकर बैठ जाती है। लतिका और करीमुद्दीन के संदर्भ से कहानी के भीतर इस संवाद को देखें तो दोनों के बीच के सहव संबंध का न केवल हमें अनुमान लगता है, बल्कि कहानी में जो अकेलापन है उसको भी और थोड़ा गाढ़ा कर जाता है। कहानी में इस अंश को देखिए। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। इस पूरे संवाद में करीमुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उभरता है जिसके लिए काम सिर्फ काम के रूप में नहीं, बल्कि काम उसकी जीवन पद्धति है। लतिका के लिए वह अपना काम अपनी दिनचर्या की तरह पूरे उत्साह से निपटाता है। इस कहानी का एक और दिलचस्प पात्र है जिसका नाम है गिरीश नेगी। गिरीश नेगी का लतिका के जीवन में बहुत महत्व है। लतिका अपने जीवन की शुरुआत में गिरीश नेगी से प्यार करती है। कहानी के शिल्प में इस प्यार का कोई विवरण नहीं है। पाठक को इस प्यार की जानकारी लतिका द्वारा अपनी स्मृतियों को याद करने से मिलता है। लतिका अपने एकाकी जीवन में अपने अतीत की स्मृतियों में जाती है। वह स्मृतियों में देखती है। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही।
उसके सिर पर ग्रीस का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। ग्रीस ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, ग्रीस ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, ग्रीस का स्वर कैसा हो गया था? ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीस कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लतिका के जीवन में ग्रीस नेगी की उपस्थिति एक रागात्मक उपस्थिति है। यह उपस्थिति कहानी के शिल्प में सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अतीत की स्मृति के संदर्भ से आता है। अतीत की स्मृति का संदर्भ हिंदी कहानी की कोई नई विशेषता नहीं है। 1915 में प्रकाशित कहानी उसने कहा था में स्मृति का संदर्भ सघनता के साथ आया है। निर्मल वर्मा की इस कहानी में यह शिल्प अपने नए अंदाज में उपस्थित हुआ है। परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी एक भिन्न किस्म का पात्र है। डॉक्टर मुखर्जी का परिचय हमें कहानी में मिलता है कि वे आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट होता है। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वे खाली समय में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते भी थे। डॉक्टर मुखर्जी इस कहानी के स्वाद को एक भिन्न धरातल पर ले जाते हैं, जहां विस्थापन का एक ऐसा दर्द है जिसे व्यक्ति तमाम सुखद परिस्थितियों के बाद भी भूल नहीं पाता है। विश्व साहित्य में विस्थापन का यह दर्द व्यापक फर्क पर उपस्थित हुआ है। समय के अंतराल में यह दर्द भले ही कम होता जाता है, लेकिन व्यक्ति की चेतना में यह दर्द मौजूद होता है। डॉक्टर मुखर्जी में यह दर्द है। यह दर्द हम उनके इस कथन में देख सकते हैं। ह्यूवर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? कहना होगा कि डॉक्टर मुखर्जी में यह अजनबियत का बोध बराबर बना हुआ है। इस कहानी में डॉक्टर मुखर्जी लतिका और ह्यूवर्ट के साथ रहते हुए एक दार्शनिक और सलाहकार की भूमिका में होते हैं। लतिका जिस स्मृति से चिपकी हुई है और उससे मुक्त होने का कोई सायास प्रयास नहीं करती है, डॉक्टर मुखर्जी लतिका से लगातार बहस करते हुए उसे स्मृति से बाहर लाकर वर्तमान में जीने को प्रेरित करते रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। इस बात पर लतिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। एक संवाद में ह्यूवर्ट डॉक्टर मुखर्जी से पूछता है, डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है जो चलाए है? हम रुकते हैं तो भी अपने भाव में वह हमें घसीट लिए जाता है। जाहिर है ह्यूवर्ट अपने अकेलेपन को जीते हुए अपने उस तत्व की पड़ताल करना चाहता है जिसके कारण मनुष्य अकेलेपन में जीने के लिए विवश हो जाता है, और उस अकेलेपन में अतीत की उपस्थिति कभी हौसला देती है तो कभी पीड़ा भी। ह्यूवर्ट इस कहानी में अपने अकेलेपन को बांटने के लिए लतिका को चुनता है
और एक प्रेम पत्र लिखता है। बाद में ग्लानि बोध का शिकार भी होता है। ह्यूबर्ट लतिका को लिखे प्रेम पत्र और उसके प्रति रागात्मक भाव के बारे में कुछ संकेतों के साथ डॉक्टर मुखर्जी से बात करता है। वह कहता है, डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से सजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देता। हमेशा इस चिंता में ह्यूबर्ट इस कहानी में दिखलाई देता है। एक बार डॉक्टर मुखर्जी जब यह पूछ लेता है कि क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट, तब ह्यूबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा कर रहा है। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। परिंदे कहानी में एक गौण पात्र फादर एलमंड है। फादर एलमंड एक पुरातन पंथी और दकियानूसी पादरी है। एलमंड का विचार धर्म के समानांतर चलता है। कहानी के भीतर एलमंड लतिका के बारे में कहता है, मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल फादर के लिए किसी स्त्री का अकेले रहना नागवार लगता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर स्त्री का अकेले रहना कई संदेहों को जन्म देता है। कहानी के भीतर एक स्त्री पात्र मिस वुड जब कहती है, लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकता है। यह तर्क फादर को समझ में नहीं आता है। वह मिस वुड को टोकता है, मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहां अकेले ही रह जाएंगी, और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर के मस्तिष्क में पुरातन पंथी विचार उत्पन्न होता है। एक स्त्री किसी पुरुष के साथ रहना फादर के मन में कई संदेहों को उत्पन्न करता है। आम भारतीय की मनस्थिति और समाज की निर्मिति में स्त्री का अकेले रहना कभी भी प्रशंसनीय नहीं रहा है। कम से कम इस कहानी का जो समय है उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज यह वैसा नहीं रह गया है। मिस वुड फिर तर्क करती है, फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। यह पूरा का पूरा संवाद दरअसल कहानी के शिल्प में ईसाई धर्म को मानने वाले पात्र फादर और उसी धर्म को मानने वाले स्त्री पात्र मिस वुड द्वारा व्यक्त किए गए एक स्त्री लतिका के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से निर्मित विचार को हमारे सामने लाता है। मिस वुड लतिका को लेकर एक प्रगतिशील दृष्टिकोण ख्याल रखने वाली स्त्री पात्र है। अब हम थोड़ी बात परिंदे कहानी की भाषा योजना पर करते हैं। परिंदे कहानी की भाषा योजना काव्यात्मक है, जिसका उल्लेख हमने अपने पहले भाग में भी किया है। हम यहाँ कहानी की भाषा योजना पर थोड़ी और चर्चा करना चाहते हैं।
कहानी अपने आरंभ से ही एक खास किस्म से शांत लय का निर्माण करती है। भाषा की काव्यात्मक लय पाठक को कहानी से अलग होने नहीं देती है। यह उल्लेखनीय है कि नामवर सिंह द्वारा परिंदे को नई कहानी की पहली कृति मानने का एक बड़ा कारण यह रहा है कि यह कहानी नई कहानी की विशिष्टता और उसकी नवीन भाषा संरचना को एक स्तर तक संपूर्णता में दिखा पाने में समर्थ रही है। परिंदे कहानी के नएपन पर उनकी एक सारगर्भित टिप्पणी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पढ़ने पर सहसा विश्वास नहीं होता कि ये कहानियाँ उसी भाषा की है जिसमें अभी तक शहर, गांव, कस्बा और तिकोने प्रेम को ही लेकर कहानीकार जूझ रहे हैं। परिंदे से शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही मार्क टाइप कर रहा है। समकालीनों में निर्मल पहले कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है, बल्कि छोड़ा है और आज के मनुष्य की गहन आंतरिक समस्या को उठाया है। जाहिर है नामवर जी इस कहानी की अंतर्वस्तु और भाषा के टटकेपन को लक्षित कर रहे होते हैं और इस कहानी को नई कहानी का प्रस्थान बिंदु बताते हैं। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी अपने भाषाई प्रभाव में संगीत का प्रभाव उत्पन्न करती है। इस कहानी में संगीत के संदर्भ को देखें, जिसे नामवर सिंह भी अपनी उपर्युक्त संदर्भित किताब में भी उद्धृत करते हैं कि परिंदे की नायिका लतिका को चौपल में संगीत सुनकर ऐसा लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चौपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनता जा रहा हो। निर्मल वर्मा की कहानी की ध्वन्यात्मक उनकी नवीन भाषा योजना में निहित है। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को अतीत की स्मृति से निर्मित कहानी के तौर भी देखा जा सकता है। हमने इसका उल्लेख ऊपर किया है। लतिका नाम के स्त्री पात्र स्मृतियों से घिरी हुई एक स्त्री है। इस कहानी में एक ठोस स्मृति लेकर डॉक्टर मुखर्जी भी मौजूद है। हर वर्ष सर्दियों की स्मृति लेकर करीमुद्दीन है। परिंदे कहानी के विन्यास में एक अनकही अनजानी सी प्रतीक्षा है। लतिका के जीवन में यह अनकही प्रतीक्षा लंबे समय से है, लेकिन वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है, ठीक ठीक लतिका को भी नहीं पता है। परिंदे कहानी एक स्त्री के अकेलेपन की भी कहानी है। परिंदे की उड़ान लतिका के जीवन में नहीं है। परिंदे हर सर्दियों में जब पहाड़ पर बर्फ जमने लगता है वे मैदानी भाग में नीचे उतर आते हैं। लतिका कहीं नहीं जाती, वह वहीं पहाड़ पर पहाड़ जैसी स्थिर है। चरित्र सृष्टि, शिल्प की नवीनता, भाषा की नवीनता के आधार पर परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की एक महत्वपूर्ण कहानी है और नई कहानी की प्रवृत्तियों को प्रमुखता से धारण करने वाली है। इस तरह परिंदे कहानी के संपूर्ण विन्यास को उसके पूरे समय के भीतर जो उस समय की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रम है उससे निर्मित समाज और उससे निर्मित प्रभाव को देखते हुए कहानी के भीतर हमने उन सारे तत्वों को ढूंढने की कोशिश की है। हमने जानने की यह भी कोशिश की इस कहानी में कि निर्मल वर्मा अपने गद्य के न केवल विलक्षण चितेरे हैं बल्कि नई कहानी आंदोलन में एक नई पहचान भी रखते हैं। परिंदे कहानी को इन्हीं संदर्भों के साथ
पढ़ा, देखा और समझा जाना चाहिए। धन्यवाद।